दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में जिसमें आपको जबरदस्त लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये आईपीओ ओपन होते ही इसके ग्रे मार्केट में लगभग 30% के आसपास डिमांड चल रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस आईपीओ में आपको काफी जबरदस्त लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। बट दोस्तों हमें किसी भी आईपीओ में केवल उसके जीएमपी को देखकर अप्लाई नहीं करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए तो कंपनी का फंडामेंटल देखना चाहिए, कंपनी का बिजनेस देखना चाहिए एंड ओवरऑल कंपनी का वैल्यूएशन देखना चाहिए। इन सभी को देखते हुए हमें उस आईपीओ में डिसीजन लेना चाहिए कि क्या हमें उस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ कंप्लीट रिव्यू के बारे में एंड लास्ट में जानेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ग्रे मार्केट में तो फिलहाल इसका डिमांड काफी अच्छा बना हुआ है, बट हमें देखना होगा कि इस आईपीओ का ओवरऑल वैल्यूएशन कैसा रहने वाला है। हालांकि दोस्तों हमने कल के वीडियो में ही डिस्कशन किया था कि इस आईपीओ में आपको काफी जबरदस्त लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी मुझे काफी अच्छा लग रही है। एंड सेम दोस्तों हमें आज वही देखने को मिल रहा है कि इस आईपीओ का प्राइस पॉइंट खुलते ही इस आईपीओ ग्रे मार्केट में काफी जबरदस्त डिमांड बना हुआ है। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए दोस्तों सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि ये जो कंपनी है ओवरऑल काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये जो बोराना कंपनी है वो साल 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी देखा जाए तो ऐसे आपको तो लगेगा कि इस कंपनी को लगभग अभी 5 साल का ही मार्केट एक्सपीरियंस है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। ये अनऑफिशियली मार्केट में काफी दिनों से प्रेजेंट है। मार्केट में इस कंपनी को लगभग 50 साल का अनुभव है, जो इस आईपीओ के लिए काफी अच्छा बात है। वहीं अगर बात करें दोस्तों इस कंपनी के काम के बारे में तो ये जो कंपनी है वो ग्रे फैब्रिक एंड पॉलिस्टर फैब्रिक बनाने का काम करती है। यानी दोस्तों ग्रे फैब्रिक हम उसको बोलते हैं जो केवल व्हाइट होता है, ये किसी कलर का नहीं होता है। मतलब दोस्तों ये एक कच्चा कपड़ा होता है, इसको बाद में डाइंग और प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। इस तरह के कपड़ा का इस्तेमाल दोस्तों फैशन इंडस्ट्री, होम डेकोर, टेक्निकल टेक्सटाइल और इवन इंटीरियर डिजाइन के लिए किया जाता है। यानी दोस्तों अगर सिंपल में समझे तो ये जो कंपनी है वो सिंथेटिक कपड़ा और उसका रॉ धागा बनाती है, जो बाद में पेंट करके अलग अलग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सो आई होप दोस्तों कि ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको सिंपल शब्दों में समझ में आया होगा। बट दोस्तों कंपनी के काम समझने से कुछ नहीं होगा, समझना होगा तो आपको इस कंपनी का फंडामेंटल समझना होगा एंड इसका वैल्यूएशन समझना होगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक बार कंपनी के फंडामेंटल के बारे में कि फंडामेंटल वाइज ये कंपनी ओवरऑल कैसी है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो कंपनी का फंडामेंटल आपको काफी अच्छा खासा लग सकता है, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके रेवेन्यू में एंड इसके प्रॉफिट में आपको काफी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप सीधा देख सकते हैं कि कैसे इसके रेवेन्यू में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला हुआ है। बट वहीं अगर बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट भी काफी शानदार है। देखा जाए तो FY24 में इस कंपनी जो प्रॉफिट था वो लगभग 24 करोड़ के आसपास था। बट अगर बात दोस्तों FY25 के थर्ड क्वार्टर तक ही करें तो FY25 के थर्ड क्वार्टर तक ही इस कंपनी जो प्रॉफिट हो गया है वो 29 करोड़ के आसपास तक हो चुका है। यानी देखा जाए तो इस थर्ड क्वार्टर में ही ये जो कंपनी है वो अपने पिछले ईयर के प्रॉफिट को बीट कर चुकी है। एंड अभी देखा जाए तो एक क्वार्टर इस कंपनी का और बचा हुआ है, इसलिए ऐसा अनुमान लग रहा है कि इस कंपनी जो प्रॉफिट हो सकता है वो 35 से 36 करोड़ के आसपास तक हो सकता है FY25 में। इसलिए दोस्तों देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटल वाइज तो आपको काफी अच्छा खासा लग सकती है। वहीं अगर बात करें इसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो फिलहाल दोस्तों कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 13% के आसपास है, जो देखा जाए तो इसके पीयर ग्रुप से कहीं ज्यादा है। इसीलिए दोस्तों इसका प्रॉफिट, इसका रेवेन्यू एंड इसका प्रॉफिट मार्जिन आपको काफी अच्छा खासा लग सकता है। वहीं देखा है दोस्तों तो इसका ROE लगभग 50% के आसपास, ROCE 27% के आसपास, प्रॉफिट मार्जिन लगभग 14% के आसपास एंड डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो वो लगभग 1.45 के आसपास है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो अभी तक फिलहाल इस कंपनी के ऊपर 54 करोड़ का डेट है, जो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी सी कम है। बट देखा है दोस्तों तो इस आईपीओ के जरिए ये कंपनी जो भी फंड रेज करने वाली है उस पैसे से ये कंपनी अपना कोई भी लोन चुकाने वाली नहीं है। यानी जो भी कंपनी फंड रेज करेगी वो सारा का सारा पैसा जो है वो कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज किया जाएगा। कंपनी का जो लोन है अभी वो ऐसे ही बना रहेगा। जो देखा जाए तो एक छोटा मोटा कंसर्न की बात है कि कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल 54 करोड़ का लोन है। बट दोस्तों कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है, जो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। इसीलिए दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटल वाइज तो आपको काफी अच्छा खासा लग सकती है। बट वहीं दोस्तों अगर बात करें कि कंपनी क्या वैल्यूएशन वाइज अच्छी है, क्या ये जो अपना आईपीओ है वो अच्छा वैल्यूएशन पे ला रही है या फिर नहीं ला रही है। इसीलिए दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इसका पी रेशियो एंड अर्निंग पर शेयर दोनों 15 रुपए के आसपास है। बट अगर बात करें इसके इंडस्ट्री पी के बारे में
तो दोस्तों इसका इंडस्ट्री पी जो है वो लगभग 35 के आसपास है। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ अपने इंडस्ट्री के मुकाबले सस्ती वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। बट दोस्तों हमें इंडस्ट्री के साथ साथ देखना होगा कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ अपने पीर ग्रुप के मुकाबले किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। इसीलिए दोस्तों इस कंपनी को हम लोग इसके 4 पीर के साथ कंपेयर करने वाले हैं एंड इसका वैल्यूएशन देखने वाले हैं कि ये जो कंपनी है अपने पीर ग्रुप के मुकाबले अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। इसीलिए दोस्तों देखा जाए तो रेवेन्यू वाइज ये जो कंपनी है वो सबसे छोटी कंपनी है। बट वहीं अगर EBITDA मार्जिन के बारे में देखा जाए तो EBITDA मार्जिन इसके पास लगभग 21% के आसपास है, जबकि KPR का EBITDA मार्जिन लगभग 20% के आसपास, वर्धमान टेक्सटाइल का EBITDA मार्जिन लगभग 14% के आसपास, अरविंद लिमिटेड का 11% एंड जिंदल वर्ल्ड वाइड का EBITDA मार्जिन लगभग 8% के आसपास है। यानी दोस्तों देख सकते हैं कि EBITDA मार्जिन में ये जो कंपनी है वो सबसे आगे है। बट वहीं अगर प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका प्रॉफिट मार्जिन लगभग 12% के आसपास है। यानी आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद या फिर जिंदल से काफ़ी अच्छा है। इसीलिए दोस्तों EBITDA मार्जिन एंड प्रॉफिट मार्जिन में ये जो कंपनी है वो सबको लीड करते हुए आगे निकल रही है। बट वहीं अगर बात करें इसके ROE के बारे में तो दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में भी ये कंपनी पीछा नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का ROE लगभग 50% के आसपास है, जबकि बाकी कंपनी का ROE आप देख ही सकते हैं। KPR का ROE लगभग 16%, वर्धमान का ROE लगभग 9%, अरविंद का ROE लगभग 8% एंड जिंदल का ROE लगभग 11% के आसपास है। मतलब दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में भी ये जो कंपनी है वो सबको लीड करते हुए आगे निकल के आ रही है। इसीलिए देखा जाए तो ये जो कंपनी है अपना जो IPO है वो अपने पीर ग्रुप के मुकाबले भी एंड अपने इंडस्ट्री के मुकाबले भी काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। इसलिए दोस्तों हमें इस IPO में काफ़ी ज़बरदस्त लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग इस कंपनी के बिजनेस के बारे में देख ही लिए, फंडामेंटल के बारे में देख ही लिए, वैल्यूएशन के बारे में देख ही लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस IPO कुछ डिटेल के बारे में। तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो IPO है वो 20 से 22 मई के बीच में ओपन हो सकता है एंड इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 205 रुपये से लेकर 216 रुपये पर शेयर रखा गया था। हालांकि कल तक इसका प्राइस बैंड निकल के नहीं आया था, इसलिए मैं कल के वीडियो में आपको बोला भी था कि अगर ये जो कंपनी है अपना वैल्यूएशन अच्छी रखती है तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकती है। इसलिए दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल इसका जो वैल्यूएशन है काफ़ी अच्छा खासा रखा गया है, इसका जो प्राइस बैंड है काफ़ी अच्छा रखा गया है। इसलिए अभी आपको ग्रे मार्केट में इतना अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो प्राइस बैंड है दोस्तों वो काफ़ी फेयर रखा गया है। वहीं अगर बात करें इस IPO टोटल इशू साइज के बारे में तो इस IPO टोटल इशू साइज लगभग 145 करोड़ का होने वाला है, जो दोस्तों पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा। याद रखें कि इस IPO के जरिए ये कंपनी कोई भी ऑफर पर सेल लेके नहीं आ रही है। जितना भी इस IPO से ये कंपनी पैसा जुटाएगी वो सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये जो कंपनी है अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। कंपनी इस पैसे से कुछ नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करेगी एंड कुछ पैसा कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी। वहीं दोस्तों 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम आप इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में आपको 69 शेयर मिलेगा, जिसके लिए आपको 14,904 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। मतलब दोस्तों आप चाहे तो मिनिमम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आपका फंड होगा उस हिसाब से आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस IPO के कोटा के बारे में। तो देखा जाए तो रिटेल को इस IPO में केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। हालांकि देखा जाए दोस्तों तो मैक्सिमम जो कोटा है वो QIB के लिए रखा गया है 75% का, जो रिटेल के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि उनके लिए इस IPO में केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। वहीं NII के बारे में बात करें तो दोस्तों NII के लिए इस IPO में केवल 15% का कोटा रखा गया है। इसलिए आप चाहें तो या तो आप रिटेल में अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप NII में अप्लाई कर सकते हैं। बट याद रखें कि अगर आप NII कोटा में अप्लाई करते हैं तो आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो रिटेल के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट अगर दोस्तों आपको रिटेल में ही अलॉटमेंट चांस बढ़ाना है तो आप अलग अलग डीमेट अकाउंट से मल्टीपल IPO लगा के अपना जो अलॉटमेंट चांस है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस IPO में रिटेल कोटा में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए आप चाहें तो अलग अलग डीमेट अकाउंट से मल्टीपल IPO लगा के आप अपना अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा इस IPO कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस IPO कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि ये जो IPO है वो कब ओपन होगा, कब इसका अलॉटमेंट मिलेगा एंड कब इसका लिस्टिंग होने वाला है। तो देखा जाए तो ये जो IPO है वो 20 से 22 मई के बीच में ओपन रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं इस IPO के अलॉटमेंट के बारे में। तो इसका अलॉटमेंट आपको 23 मई को देखने को मिल जाएगा एंड बाई चांस दोस्तों अगर आपको इस IPO का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका पैसा आपके खाते में 26 मई को रिफंड कर दिया जाएगा। बट वहीं दोस्तों बाई लकली आपको इस IPO का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 26 मई को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा एंड देखा जाए तो 27 मई को इस IPO का लिस्टिंग होने वाला है। यानी दोस्तों 27 मई को ही इस IPO को आप नॉर्मल एक स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं, इसको बाई एंड सेल कर सकते हैं। सो याद रहे कि इसका जो लिस्टिंग होने वाली है वो 27 मई को होने वाला है। तो दोस्तों ये तो रहा इस IPO कंप्लीट डेट के बारे में।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, लिस्टिंग गेंस या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में कितना डिमांड चल रहा है। तो दोस्तों, अगर बात करें इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो फिलहाल ग्रे मार्केट में इसका डिमांड लगभग 30% के आसपास चल रहा है। यानी देखा जाए तो पर शेयर पे आपको लगभग 65 रुपए के आसपास प्रॉफिट हो सकता है। एंड 69 शेयर का ये लॉट है, उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग आपको 8500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। इसीलिए अगर बात करें तो इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेंस के लिए तो जरूर अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं भी इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। वहीं अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा खासा है, कंपनी का जो बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड कंपनी का अगर वैल्यूएशन देखा जाए तो वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है। बट हाँ दोस्तों, कंपनी के ऊपर थोड़ा सा लोन ज़्यादा है, वो एक कंसर्न की बात है। बट ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रही है, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी है एक स्मॉल कंपनी है, एक छोटी कंपनी है जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हुए हमें नज़र आ रही है। इसीलिए फिलहाल अभी तक देखा जाए तो शुरुआती दौर में ये जो कंपनी है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसीलिए देखा जाए तो इस आईपीओ में हमें लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, अगर इसी तेज़ी से आगे ये कंपनी अपने आप को ग्रो करती रही तो। इसलिए हम चाहे तो इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एंड लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के मामले में ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी है। बाकी बात आप हमें बताएं कि आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं। जैसा भी है आप अपना ओपिनियन हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके BSE के बोनस शेयर का रिकॉर्ड डेट देखना ना भूलें।